तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 का पार्ट 2। ये देख लीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 7.1 के जो इंस्पेक्शन मेथड से था डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए उस तरीका मैंने बता दिया था किस तरीके से निकालना है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट उस देखेंगे सॉल्यूशन का, जिसमें बोला है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। इसमें इंटीग्रल हमको फाइंड करना है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कैसे इंटीग्रल फाइंड किया जाता है। विथ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। तो देखिए ये 6 to 20 जितने भी सवाल दिए हुए हैं बुक में, उसमें ऑब्जर्वेशन के बाद यही मालूम चल रहा है कि सबसे पहले सवाल देखिएगा, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ इंटीग्रेशन का। एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि देखिए ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, आपने पढ़ा होगा जब थ्योरी पढ़ा जाता है। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि एक प्रॉपर्टी बताने के बाद मैं आपको सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे किस तरीके से सॉल्व होगा सवाल। कि अगर हमारा एक इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल का साइन है, इसके अंदर दो तीन टर्म जो है वो ऐड में है। जैसे कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ 1 मान लिए प्लस एफ ऑफ 2x, कोई एक फंक्शन है अलग अलग। इसी तरीके से एफ ऑफ 3x है, तो ये अलग ऐसे ऐसे एडिशन में है। ये वेरिएबल x है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो इस तरीके में क्या करते हैं हम लोग कि सारे फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रल साइन को जितने भी फंक्शन है उस पर ओवरऑल पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, आप समझ गए होंगे कि ये हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ 1 फर्स्ट फंक्शन को लेंगे, इसके रिस्पेक्ट इसको एक इंटीग्रल बना देंगे, फिर प्लस साइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है उस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं, सवाल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए देख लीजिए, अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन का। चलिए देखते हैं सवाल 6, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में बना दिया था। क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स हमको निकालना है। ये सवाल दिया हुआ है 4a to the power 3x प्लस 1 इंटू dx। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। देखिए सपोज दैट, तो इस तरीके से सवाल सॉल्व कीजिए ना, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन में बनाए तो ये समझ में आए और एक अच्छा लगे। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, मान लिए कि इंटीग्रल आई जो है हमारा वो क्या है, इस तरीके से है 4a to the power 3x प्लस 1 इंटू dx। देखिए सवाल को देखते ही आपको मालूम क्या चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। दोनों फंक्शन आपस में कैसे जुड़े हैं, विथ प्लस साइन से जुड़े हुए। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये इंटीग्रल जो होगा ये दोनों फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले प्रॉपर्टी में बताया। देखिए इस तरीके से क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर हम लोग इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, प्लस इसको हम लोग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। आप एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रल के अंदर, एक और प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इंटीग्रल के अंदर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसे हम लोग इंटीग्रल के बाहर निकाल देते हैं। ये इंटीग्रल के अंदर कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम लोग इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। देखिए आई, तो
तो इसको 4 को बाहर कर लेंगे, e टू द पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस 1 को क्या लिखना है, 1 तो ऑलरेडी है, तो इस तरीके से। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला का यूज हो रहा है, आपने जब फॉर्मूला देखा होगा इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर x का dx के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट होता है तो क्या आता है e टू द पावर x प्लस c क्यों आता है, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी कि ये जो फंक्शन का एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है किधर से कितना बॉन्डेड है वो इनडेफिनिट है, कौन से फंक्शन के फैमिली ऑफ कर्व, समझिए फैमिली ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसका कर्व बनाएंगे, यानी कि c के वैल्यू चेंज करेंगे तो ये फंक्शन की ग्राफ भी चेंज होगी, जब आप लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। हाँ, फर्दर आप यहाँ ये भी पढ़ा होगा कि ये जो फॉर्मूला है, अगर x के जगह कोई एक लीनियर फंक्शन होगा, ऐसे x तो एक अगर देखा जाए तो x तो एक लीनियर फंक्शन ही है जिसमें कांस्टेंट टर्म जो है ऑड लीनियर फंक्शन इसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर ऐसा रहता है कि इंटीग्रल e टू द पावर ax प्लस b, यानी कि x की जगह कोई एक लीनियर फंक्शन रहता है, अब उसको हम लोग को इंटीग्रेट करना रहता है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं कि से हूबहू इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं e टू द पावर ax प्लस b, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन निकालते तो क्या आता a आता, यानी कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पर हम लोग a से क्या कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला के साथ मैं आपको बता देता है, दिक्कत ना है। ठीक है, तो फर्दर आगे बनाएंगे आई, तो देखिए ये 3x क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, तो इंटीग्रल e टू द पावर x तरह देखेंगे हम लोग, इसको क्या आता है, उसका फॉर्मूला क्या है e टू द पावर x, यहाँ पर क्या लिखेंगे e टू द पावर x की जगह 3x, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा लीनियर फंक्शन है तो इसमें हम लोग 3 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, कांस्टेंट जो ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा हम लोग एक ही बार जोड़ करके उसको लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 है अगर यहाँ पर, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मान सकते हैं x का पावर 0, यानी किसी भी टर्म का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है केवल 0 को छोड़ करके। ठीक है, तो x का पावर dx, तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे हम लोग इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है x टू द पावर n इंटू डी एक्स का, उसमें क्या होता है कि अगर इस तरीके का फॉर्म हो आपका तो इंटीग्रेशन जो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होता है, तो यहाँ पर वो रूल लगा दीजिए, वो फॉर्म दिख रहा है ना। क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्या होता है, सवाल को देखने के बाद आपको देखने आना चाहिए कि वो किस फॉर्म पर जा रहा है सवाल मेरा। ठीक है, तो i बराबर क्या आया 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x टू द पावर n में क्या करेंगे प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1। अब देखिए यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है और यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो दोनों को एक साथ हम लोग क्या लिख देते हैं c। ठीक है, तो i बराबर क्या आया हमारा 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x पावर 1 अपॉन 1 तो x प्लस c, यानी कि ये हमारा क्या है, इसका इंटीग्रेशन है। तो देख लीजिए किस तरीके से हम लोग को बनाना है सवाल को, ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, बस आपको देखने आना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है गाइस, तो इससे आप वीडियो पॉज करके लिख लें। चलिए, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें क्या है, देखिए उसमें दिया हुआ x²
1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए आपको इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ले जाना होगा। अब बताइए, अब कोई देखेगा अरे यार ये कैसे होगा, ये दो फंक्शन है, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है लेकिन अलग अलग है, तो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो बस क्या कीजिए, आप उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ले जाने की कोशिश कीजिए, यानी कि जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है उस फॉर्मूले पर उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर x को हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट i बराबर इंटीग्रल, इसको मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। ऐसा नहीं कि 0 कर देना, वो 1 बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए जो मैंने प्रॉपर्टी बताया उसी प्रॉपर्टी पर आ गया सवाल कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन, दोनों माइनस के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों फंक्शन को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बराबर क्या होगा, इंप्लाइज का साइन ना भूलें, इस समय मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 को क्या ही लिखना है आप, इसको dx। अब देखिए ये फिर उसी फॉर्मूले पर चला गया। कौन सा फॉर्मूला, याद कीजिए, x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। फॉर्मूला को जहां जहां यूज आए उसको लिखते रहिए ताकि आपको वो याद रहे, लॉन्ग टाइम तक वो याद रहे। फॉर्मूले को बार बार लिखने से वो याद रहते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं एक बार फॉर्मूला याद करूंगा फिर बनाऊंगा सवाल, तो ऐसे नहीं होगा। सवाल आप बनाओगे, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, सवाल के साथ फॉर्मूले को लिखते रहो ताकि आपको प्रैक्टिस से वो याद रहे। तो यहाँ पर ये तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर क्या है, फिर उसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन में आना था, x का पावर 0 कर देंगे तो क्या आया था, x। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना भूलेंगे। तो i बराबर मेरा क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, यही सवाल है। देखिए उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। ये भी क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म क्या है, वो प्लस के साथ जुड़े हुए, यानी कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन को हम लोग प्लस माइनस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कीजिएगा कि दो फंक्शन डिवाइड में है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो फंक्शन सपोज दैट एफ ऑफ एक्स ये है अपॉन में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एक फंक्शन ये है, इंटीग्रेशन लगाओ। तो आप ऐसा कर दिए कि ऊपर वाले को अलग इंटीग्रेट किया, नीचे वाले को अलग इंटीग्रेट किए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक और, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं करेंगे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल इंटीग्रल जो है, ये हमारे इस साइन को इंटीग्रल बोलते हैं, ये इंटीग्रल जो है केवल प्लस माइनस साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, आपका सवाल ऑटोमेटिक इजी होते जाएंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज दैट सबसे पहले मान लेते हैं लेट आई बराबर, जो हमारा इंटीग्रल का सॉल्यूशन आने वाला है उस इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो चलिए तो उसी प्रॉपर्टी को लगाना है, अब इसमें बार बार क्या बताना है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल
bx इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, इंटीग्रल से बाहर कर देंगे, जो मैंने पहला प्रॉपर्टी में आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारा a बाहर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस b बाहर आया तो ये हो गया x इंटू डी एक्स प्लस c बाहर आया तो ये क्या हो गया dx। तो अब फिर उसी फॉर्मूला को लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला चार्ट में है आपके, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन इंटू प्लस सी। देखिए सवाल को, देखिए मैं सवाल बना रहा हूँ तो आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं इंटीग्रेबल फॉर्म में ले जा रहा हूँ सवाल को, यानी कि सवाल को इंटीग्रेबल फॉर्म में हमेशा ले जाइए ताकि किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, तो चलिए आई बराबर क्या होगा a, तो इसको क्या लिखेंगे x 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन प्लस b x 1 प्लस वन अपॉन में 1 प्लस वन। इस तरीके से अभी मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। अगर अगले और नेक्स्ट अगला सवाल करूंगा तो ये सब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, अभी आप लोग फ्रेशर हो इस वजह से मैं लिख कर दिखा रहा हूँ इसे। ठीक है, तो अब जब पूरा इंटीग्रल खुल जाता है, इंटीग्रेट हम करके लिख देते हैं उसकी रिजल्ट को, तो हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। लेकिन सवाल में ऑलरेडी सी लिया हुआ है तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देते हैं, यानी कि हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एच मान लेते हैं। चलिए अलग, ताकि वो अलग दिखे। ठीक है, तो आई बराबर क्या आ गया, ए एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी एक्स प्लस एच। एच क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एच की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू वेरी करती रहेगी। लेकिन इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन में किसी स्पेसिफिक फंक्शन को वो डिनोट करता है। तो आप लोग इसे भी उतार लें, कॉपी कर लें। चलिए, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस 9th नंबर में कुछ नहीं, अब मैं थोड़ा फास्ट बनाता हूँ सवाल को, क्योंकि मैंने आपको पहले 2 से 3 सवाल में बहुत ही आराम से समझा दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये 9th नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो फटाफट देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लो ताकि आपको समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले 2 फंक्शन है, उसको इंटीग्रल को बांट देंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट आई बराबर इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x इंटू dx। तो फटाफट क्या करो, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं डायरेक्ट, x स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू dx। तो यहाँ पर 2 फार्मूला यूज होगा, x टू द पावर n का और e टू द पावर x का। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है यार, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, 2x क्यूब, x क्यूब लिख देते हैं। देखो ऐसे 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन प्लस ए टू द पावर x प्लस सी। तो ये हमारा क्या आएगा, 2x क्यूब अपॉन में 3 प्लस ए टू द पावर x प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आपको सवाल को बनाना है। ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो कि मैंने किस तरीके से प्रोसेस किया है। आप लोग लिख लो वीडियो को पॉज करके इसको। चलिए इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सवाल है। ये देखो, ये थोड़ा सा मस्त सवाल है। ये क्या है, इंटीग्रल रूट एक्स माइनस है, यस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx है। देखो अभी आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस इंटीग्रल को उठा करके इसमें डाल दिए और स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना ही होगा, यानी कि उस पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले देखने में आ रहा है कि इसका स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर दें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट आई बराबर
इंटीग्रल अंडर रूट -1 में रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो यहाँ पर क्या किसका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। फॉर्मूला लिखते रहिए ताकि आपको मालूम चले, और एग्जामिनर को भी बता दीजिए कि हाँ यहाँ मैंने इस तरीके से किया, तो फुल नंबर के हकदार होंगे आप। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 में रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 में रूट एक्स, ये पूरा dx रहेगा, ठीक है। अभी मैंने इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो देखिए रूट एक्स का क्या होगा, देखिए रूट एक्स क्या किस तरीके से ओपन होगा, ये रूट एक्स लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या लिखा है, एक्स का पावर हाफ। अगर इसका पावर के स्क्वायर लगा हुआ है तो ये क्या है, ये दोनों पावर, एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है ना, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स का पावर m हो, अगर उसका भी पावर n हो, तो इन दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल होके 1, यानी कि ये सिर्फ x बचेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया किस तरीके से मैं इसको x लिखने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया x प्लस 1 में x माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स ये 2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि हम लोग सारे इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इंटू डी एक्स प्लस 1 में x इंटू डी एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, देखिए ये तो फॉर्मूला हमारा x के पावर n का है, लेकिन ये x का पावर n का नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1/x है। अगर कोई कैंडिडेट ये चाहे कि ऐसा मैं कर दूं कि x का पावर -1 कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब x का पावर n का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x का पावर -1 प्लस 1 अपॉन में -1 प्लस 1। ये देखो, ये डेनोमिनेटर में -1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 0 हो गया। मैथ्स में डेनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर में 0 का मतलब ही डज नॉट एग्जिस्ट है। अब क्यों है ऐसा, ऐसा नहीं, जब कह दिया गया कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसको तो सभी को मानना है कि डेनोमिनेटर में 0 करेंगे तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवाया गया होगा क्या, कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका होता है ln mod x। ये इधर नजर नहीं आ रहा होगा शायद आपको, ये होता है ln mod x प्लस c, ठीक है। ये कैसे होता है, जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो ये आपको मालूम चल जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मैं फटाफट लिखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, x² / 2 प्लस ln mod x माइनस 2x प्लस c। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने हर एक पॉइंट को मैंने एकदम डिटेल तरीके से बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके 10th के बाद वाले 11th नंबर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय, थैंक यू।